हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको कराने जा रहे हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, सीआरपीएफ, टीचर का, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, ग्रुप डी, एमटीएस, एनटीपीसी, आर्मी, जीडी और अन्य सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए हम रीजनिंग का सीरीज लेकर के आए हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, यहाँ 14 है और यहाँ 19 है और यहाँ 26 है और इसके जगह हमको संख्या बताना है। दोस्तों, यह एनालॉजी का प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो आप इस दोनों में रिलेशन खोजिएगा। इस दोनों में जो रिलेशन होगा उसी के आधार पर इसका अगला संख्या हमको बताना होता है। तो देखिए, यहाँ 14 है, यहाँ 9 है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। 9 का दुगना कितना हुआ? 18, और 18 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 14। उसी तरह से सोचना है कि यहाँ कौन सा संख्या चुने जिसका दुगना करके 4 घटाएंगे तो 26 आएगा। तो दोस्तों, यहाँ 15 हो जाएगा। देखिए, 15 का दुगना कीजिए, कितना हो जाएगा? 15 का दुगना कीजिएगा तो 30 हो जाएगा, और 30 में से 4 घटा दीजिएगा तो 26 आ जाएगा। जिस तरह से इसमें 9 का दुगना करके 4 घटाए हैं तो 14 आया है, उसी तरह से 15 का दुगना करके 4 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर हुआ 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इसको एक और तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे ये सोचिए, 14 का आधा कितना होगा? तो 7, और 7 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ? 9। उसी तरह से यहाँ देखिए, 26 का आधा कितना होगा? 13, और 13 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 15। तो इस रीजनिंग को आप दो तरीके से बना सकते हैं। आपका इसका आंसर 15 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीच को VGCAJ लिखा जाता है तो स्टडी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों, यह कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग में होता है कि किसी अक्षर को दूसरे अक्षर से कोड कर दिया जाता है। तो टीच को इस तरह से लिखा गया तो स्टडी को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले इसमें और इसमें देखिए कि रिलेशन क्या है। देखिए, टी का आंकिक मान जो होता है, टी का होता है 20। ABCD जब आप पढ़िएगा तो टी 20 पर आता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे T20। जैसे A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, उसी तरह से T का 20 होता है, यानी कि T20 से आप याद रख सकते हैं। E का देखिए, E का हो जाएगा 5, फिर A है तो A का हो जाएगा 1, C कितना है? C का हो जाएगा 3, और H का हो जाएगा 8। और यहाँ देखिए, भी का होता है 22, G का होता है 7, और C का होता है 3, और E का होता है 5, और J का होता है 10। दोस्तों देखिए, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? तो सब में देखिए 2 2 ज़्यादा है। 20 में 2 जोड़िए 22 होगा, 5 में 2 जोड़िए 7 होगा, 1 में 2 जोड़िए 3 होगा, 3 में 2 जोड़िए 5 होगा, 8 में 2 जोड़िए 10 होगा, यानी कि 2 अधिक करके लिखा हुआ है। तो स्टडी का देखिए, एस का कितना होता है? तो एस का होता है 19। तो 19 में 2 बढ़ा के हमको लिखना है तो यहाँ हो जाएगा 21। फिर टी देखिए, टी का कितना होता है? 20। तो 2 बढ़ा करके लिखना है तो कितना हो जाएगा? 22। उसी तरह से यू देखिए, यू का होता है 21। 21 में 2 बढ़ा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। फिर डी है, तो डी का होता है 4। 4 में 2 बढ़ा करके लिखेंगे तो 6 हो जाएगा। और लास्ट में वाई है, तो वाई का कितना होता है? 25। तो 25 को 2 बढ़ा करके लिखिएगा तो कितना हो जाएगा? 25 और 2 27। अब देखिए दोस्तों, 21 का ABCD में जो होता है मान वो होता है यू। यू 21 पे आता है। 22 पर क्या आएगा? तो भी। 23 पर क्या आता है? तो W। 6 पे कौन सा लेटर आता है? तो F। और 27, दोस्तों ABCD में 26 अक्षर ही होता है और यहाँ 27 है, तो 27 है यानी कि एक बढ़ गया तो फिर A से शुरू हो जाता है। 26 के बाद A से शुरू हो जाता है। तो ऐसे भी 27 को समझ सकते हैं कि 27 में से 26 घटा दीजिए, बचा कितना? 1। तो 1 का जो वैल्यू होगा वही लिखेंगे। तो ABCD में 1 का वैल्यू होता है A, यानी कि आपका हो जाएगा UVWFA, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है?
दोस्तों यह प्रश्न क्लासिफिकेशन से है। तो देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है वृत्त, यहाँ पे है वर्ग, यहाँ पे है आयतन और यहाँ पे है आयत। दोस्तों वृत्त यह आकृति का नाम है। वृत्त किस तरह से होता है, इस तरह से। फिर है वर्ग, वर्ग किस तरह से होता है, तो वर्ग इस तरह से होता है, यह एक आकृति का नाम है। आयत किस तरह से होता है, तो आयत इस तरह का होता है, यह एक आकृति का नाम है। तो ये सब आकृति है और आयतन जो है यह माप का नाम है, तो इसलिए आपका आयतन अलग हो गया, इस समूह से संबंधित नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये भी क्लासिफिकेशन से संबंधित है। इसमें असंगत की हमको पहचान करना है, मतलब कि 3 को एक जैसा होगा और 1 को अलग होगा, उसी को हम लोग को पहचानना है। दोस्तों ए का देखिए अंकित मान कितना होता है 1, ये सही है। एम का 13 होता है, ये भी सही है। टी का 20 होता है, ये भी सही है। और सी का देखिए, सी का ABCD जब लिखिएगा तो सी का 3 होता है। ए का 1 हुआ, बी 2 हुआ, सी 3 हुआ। तो सी का जो मान है 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यानी कि यही सबसे अलग है। तो असंगत का चुनना था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नीचे दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। दोस्तों यह सीरीज से जुड़ा हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 25 और यहाँ है 31, यहाँ 38, 46 और इसके जगह क्या होगा हमको वही बताना है। तो देखिए 25 में जब 6 जोड़िएगा, 25 में 6 जोड़िएगा तो 31 आएगा। 31 में जब 7 जोड़िएगा तो 38 आएगा। 38 में जब 8 जोड़िएगा तो 46 आएगा। यानी कि क्या दिख रहे हैं, जो भी संख्या दिया हुआ है उसमें एक एक बढ़ा के जोड़ रहे हैं। सबसे पहले 6 जोड़े, फिर 7 जोड़े, फिर 8 जोड़े, तो अब कौन संख्या बचा, 46। तो 46 में अब कितना जोड़ेंगे, एक बढ़ा के, यानी कि 9 जोड़ेंगे। तो 46 9 कितना हो जाएगा, 46 9 55 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों इस जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है इसके जगह पर कौन से लेटर लिखेंगे, इसी को हम लोग को देखना है। तो चलिए इसमें देखिए क्या रिलेशन है। 6 से 5 में गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 30, और फिर 30 से 4 में गुना कीजिए, यानी कि 120। यानी कहने का मतलब तीनों लेटर को गुना कर देना है। देखिए इसमें 7 छक 42 गुना 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 4 तेई 12, 126। उसी तरह से हमको 8 में 5 से गुना करना है, तो 8 गुना 5 कर दिए, यानी कि 40 आया। अब देखिए 40 में फिर कौन सा यहाँ संख्या रखे कि 320 आ जाएगा। तो दोस्तों 40, मान लीजिए कि यहाँ जो संख्या है वह x है, तो गुना करने पर 320 आना चाहिए। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 320 बटा 40। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से इसको काटिएगा 32 को, तो 8 बार में कट जाएगा, यानी कि इसके स्थान पे 8 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यह मिसिंग नंबर से यह प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है परिणीता उत्तर दिशा में जाती है और फिर दाएं मुड़ती है। दोस्तों मान लीजिए कि परिणीता यहाँ है, यह उत्तर दिशा में। तो दोस्तों जब भी मैप पर या कागज़ पे हम लोग जब भी लिखते हैं तो ऊपर को उत्तर माना जाता है, ये ऊपर है तो इसको उत्तर माना जाता है, नीचे दक्षिण माना जाता है, दाहिना साइड पूरब माना जाता है और बायां साइड पश्चिम माना जाता है। तो उत्तर दिशा की ओर कह रहा है, यानी कि ऊपर की ओर हम लोग चिन्ह बनाएंगे। और फिर दाहिना मुड़ता है, तो दोस्तों दाहिना इधर हुआ तो दाहिना मुड़ गया, फिर दोबारा से दाएं मुड़ती है, मतलब अब दाहिना जो मुड़ेगी तो इधर आ जाएगी, और फिर बाएं मुड़ती है, तो दोस्तों इधर तरफ जा रही है तो इसका बाएं इस साइड होगा, तो बाएं मुड़ती है। अब परिणीता किस दिशा में जा रही है, तो दोस्तों इस साइड जो होता है वह पूरब होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि पूर्व दिशा की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सभी ड्रेस कपड़े हैं। तो दोस्तों सभी ड्रेस, तो हम लोग यहाँ पे ड्रेस लिख देते हैं, और ये जो सारा जो ड्रेस है ना यह कपड़ा है, तो यानी कि कपड़ा के अंदर में ड्रेस आएगा, कपड़ा है ये। सारा जब भी कहे ड्रेस तो वो उसको अंदर में बनाना है,
तो सभी ड्रेस कपड़े हैं, तो ड्रेस अंदर हो गया, कपड़ा ऊपर से हो गया, इसका मतलब हुआ कि सब ड्रेस कपड़े हैं। उसके बाद में कह रहा है कि सभी कपड़े धागे हैं, तो फिर उसी तरह से बनाइए, ये सारा जो कपड़ा है वह धागा है, यानी कि धागा के अंदर में आएगा, तो धागा लिख देते हैं यहाँ। अब निष्कर्ष में देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष में है सभी ड्रेस धागे हैं। देखिए ये जो सारा जो ड्रेस है यह धागा है क्योंकि यह धागा के अंदर में है, तो ये आपका सही होगा। दूसरा है सभी धागे कपड़े हैं। देखिए ये सारा जो धागा है, ये सारा जो धागा है कपड़ा है। दोस्तों ये सारा धागा जो है, कपड़ा तो ये इतना ही तक है, तो इतना ही धागा ना कपड़ा होगा, बाद बाकी इधर तो बचा रह गया, तो सारा धागा कपड़ा कैसे होगा, नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, यह भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, यह भी गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, केवल यही सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है शाम के 4:52 बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए 2 कोनों में से छोटा कोण कितना डिग्री का होगा। तो जब भी 2 सुई के बीच का कोण हमको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है, कोण का फॉर्मूला होता है 11m - 60h/2। m क्या हुआ, तो m मिनट हुआ, तो यहाँ m का वैल्यू कितना होगा 52, और h का मतलब हुआ घंटा, तो यहाँ h कितना हुआ 4। तो चलिए फार्मूला में बैठाइए, 11 गुना m के जगह 52 रख दीजिए, माइनस 60 गुना h के जगह 4 रख दीजिए बटा 2। 11 से 52 गुना कीजिए, तो 11 दूना 22 का 2 हासिल 2 बचा, 11 पचे 55 और 2 57, यानी 572 आया, माइनस 60 में 4 से गुना कीजिएगा तो 240 आएगा और बटा 2। अब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 332/2। 2 से इसको काटिए, 2 से 16 बार में कटेगा, 1 बचा 12, यानी कि 2 छक 12, यानी कि 166 डिग्री। यही आपका दोनों सुइयों के बीच का कोण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बिल्ली म्याऊ। बिल्ली जो बोलती है उसको म्याऊ कहा जाता है, जैसे कुत्ता जो बोलता है उसको भौंकना कहा जाता है, उसी तरह से घोड़ा जो बोलता है उसको हिनहिनाना कहा जाता है। और दहाड़ना क्या होता है, तो दहाड़ना जो शेर जो बोलता है उसी को दहाड़ना कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा हिनहिनाना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है RAGS को QYDO लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए R का वैल्यू होता है 18, A का वैल्यू होता है 1, G का वैल्यू होता है 7 और S का होता है 19। और यहाँ देखिए Q है, Q का होता है 17, Y का होता है 25, D का होता है 4 और O का होता है 15। अब देखिए इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। देखिए 18 में से 1 जाएगा तो 17 आएगा, यानी कि -1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ कितना है 25 है। दोस्तों 1 को आप 27 भी लिख सकते हैं, जैसे 26 जाने पर Z हो जाता है, तो फिर 26 को बाद में अब लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 27, और Z के बाद फिर शुरू कीजिएगा तो A से हो जाएगा। तो A को हम लोग 27 भी लिख सकते हैं, तो आप इसको 27 समझिए। तो 27 है और यहाँ 25 है, यानी कि 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 आएगा, 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 आएगा, यानी कि -2 हुआ। अब देखिए 7 है यहाँ और यहाँ 4 है, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी कि -3। और यहाँ 19 है और यहाँ 15 है, तो यहाँ -4 कीजिएगा, -4 करेंगे तो 15 आएगा। उसी तरह से हमको अब इसको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले 1 घटाए, फिर 2 घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 4 घटाए, उसी तरह से इसमें अब करना है। तो D का कितना होता है, D का होता है 4, R का कितना होता है, R का होता है 18, E का कितना होता है, E का 5 और G का कितना होता है, G का 7। तो सबसे पहले 1 घटाए थे तो इसमें से 1 घटाइए तो हो जाएगा 3, इसमें से 2 घटाइए तो कितना हो जाएगा 16।
अब देखिए फिर 3 घटाए थे तो 5 में से 3 घटाए, तो 5 में से 3 घटाइए तो कितना हो जाएगा 2, और फिर लास्ट में 4 घटाए हैं तो 7 में से 4 घटाइए कितना हो जाएगा 3। तो देख लीजिए अब 3 का वैल्यू क्या होगा तो C, 16 का क्या होता है तो P, और 2 का क्या होता है तो B, और 3 का क्या होता है तो C, यानी कि CPBC। ऑप्शन देखिए CPBC, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न में अंगूठी दिया हुआ है और यहाँ हाथ दिया हुआ है, यहाँ ताज दिया हुआ है और यहाँ क्या होगा ये बताना है। तो दोस्तों अंगूठी हाथ में पहना जाता है, तो उसी तरह से ताज कहाँ पहना जाता है तो ये जो मुकुट होता है ताज होता है ये सर पे पहना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का रीजनिंग का क्लास हम आपको कराते रहें। दोस्तों यह पार्ट 1 था, पार्ट 2 तुरंत अपलोड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।